Anjali Limited has given a sum of 25 lakhs as a loan to Vidya Limited at 12% rate of interest per annum। जो अंजलि लिमिटेड है उसने लोन दिया है विद्या लिमिटेड को 12% के ब्याज पे 6 साल के लिए। जो लोन है उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 30,42,000 है और उसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है। ठीक है। टू मिटिगेट प्री पेमेंट रिस्क, तो प्री पेमेंट रिस्क से बचने के लिए और साथ ही अपना लोन के ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए जो अंजलि लिमिटेड है वो अपने राइट्स जो है प्रिंसिपल का जो मैच्योरिटी में जब इसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलेगा उसका जो राइट है उसको वो ट्रांसफ़र कर देती है। ट्रांसफ़र करती तो है लेकिन पूरा नहीं करती। अपने पास प्रिंसिपल का 15% राइट रखती है और इंटरेस्ट का 2% राइट रखती है और जिनकी कैरिंग वैल्यू 15% जो प्रिंसिपल है उसकी जो फेयर वैल्यू वो 74,000, जो 2% इंटरेस्ट है उसकी फेयर वैल्यू 4,50,300 है। और इसके बदले में जो उसे मिल रहा है वो मिल रहा है 24,80,000 रुपये। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट की जो फेयर वैल्यू है उसमें जो 1% फ़ी भी है टुवार्ड्स कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल को कलेक्ट करने की इसमें फ़ी भी है जुड़ी हुई। यानी इसमें ये सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे 2% इंटरेस्ट जिसकी फेयर वैल्यू है, तो ये सिर्फ 2% इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू नहीं है। इसमें क्या रखा कि इसके अंदर 1% जो है 1% फ़ी कलेक्शन चार्जेस भी है टुवार्ड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और जिसकी जो फेयर वैल्यू है वो दे रखी है 1,40,200। यानी इसको 2 भागों में बांट दे तो 1,40,200 ये फीस है और ये है ये एक्चुअल में है इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट का जो फेयर वैल्यू जो रिटेन किया हुआ है वो है। अब ये कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डी रिकॉग्निशन ऑफ द लोन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं कि ये देखो लोन की कैरिंग वैल्यू 25 लाख रुपए है और लोन की जो फेयर वैल्यू है वो है 30,42,000 रुपये। अब इसमें से जो फेयर वैल्यू है उसमें से ये बंदी क्या करती है कि 15% प्रिंसिपल जिसकी फेयर वैल्यू ये है और 2% इंटरेस्ट जिसकी फेयर वैल्यू ये है अपने पास रिटेन कर देती है। यानी कुछ जो भाग है वो बैंक सेल कर देती है और इतना भाग अपने पास रिटेन करके रखती है। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट का 2% इंटरेस्ट का ये वाला पार्ट जो रिटेन करके रखी हुई है इसकी फीस फॉर कलेक्शन की जो फेयर वैल्यू 1,40,000 यानी जो इंटरेस्ट की एक्चुअल जो हुई वो बैलेंसिंग फिगर हो गई, मतलब 3,10,100 जो है बैलेंसिंग फिगर है 2% इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू। यानी 2 फेयर वैल्यू निकली प्रिंसिपल इंटरेस्ट की और इंटरेस्ट के अंदर भी फिर 2 फेयर वैल्यू निकली। अब हमें क्या करना है, डी रिकॉग्निशन करना। और जब हमें जो डी रिकॉग्निशन होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप बुक से डी रिकॉग्नाइज करोगे तो बुक में जो लोन है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड थोड़ी हुआ होगा, तो कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ होगा। यानी जो बैंक से यानी बुक से जब आप डी रिकॉग्नाइज करोगे तो ये सारे कंपोनेंट जो आप रिटेन कर रहे हो या जो बेच रहे हो ये तो यहाँ पे कैरिंग वैल्यू पे चले हैं, तो हमें जो प्रिंसिपल पोर्शन और इंटरेस्ट पोर्शन जो हम रिटेन कर रहे हैं ये सब हमें कैरिंग वैल्यू पे चाहिए, क्योंकि कैरिंग वैल्यू पे बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे ना कि रिटेन हमने इतना किया हुआ है। हमें इसकी कैरिंग वैल्यू पता नहीं है तो हमें सबसे पहले तो इसकी कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो हमने इसकी कैरिंग वैल्यू निकाल रखी है। ये प्रिंसिपल पोर्शन की कैरिंग वैल्यू है इतनी, ये प्रिंसिपल पोर्शन की कैरिंग वैल्यू आ गई। फिर ये हमारा इंटरेस्ट पोर्शन था, इंटरेस्ट पोर्शन में से ये हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट पोर्शन है और ये हमारा जो फीस फॉर कलेक्शन है इसकी कैरिंग वैल्यू हमने निकाल ली है। कैरिंग वैल्यू तो सिंपल सा आता ही है, निकालना है ना। ये कैरिंग वैल्यू है लोन की, लोन की फेयर वैल्यू है, तो अगर इतनी फेयर वैल्यू पे इतनी कैरिंग वैल्यू है तो इतनी फेयर वैल्यू पे कितनी कैरिंग वैल्यू होगी ये है। तो हमने इन सब की जो है कैरिंग वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें डी रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो डी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, यहाँ देखो लोन 25 लाख का पूरा हमने दे रखा था। अब हमने वहाँ पर असेट था, अब हम उसको हटा रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर
क्रेडिट करने के बाद फिर जितना हम पोर्शन रिटेन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे कि हम इतनी इतनी कैरिंग वैल्यू के ये पोर्शन हमने रिटेन कर रखे हैं और हमें कंसिडरेशन में हमें इतना अमाउंट हमें मिला है। इसके बाद इसका प्रॉफिट लॉस हम निकाल देंगे सिंपल सा। यानी इसको करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो जितना भी फेयर वैल्यू पे चीज़ें दे रखी है सबसे पहले तो सबको आप कैरिंग वैल्यू सबकी निकाल लो। उसके बाद एंटायर लोन को आप डी रिकॉग्नाइज कर दो, मतलब कि क्रेडिट कर दो। उसके बाद जो पोर्शन जो आपने रिकॉग्नाइज किए हैं उन सब की जो केयर वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है, उससे आप मतलब अपने लिए एक नया सेट कर दो। ये मतलब इस तरीके से होगा कि आपने लोन हटा दिया उसके बदले में आपको ये कंसिडरेशन मिल रही है, तो ये आपके सेट हो गए अब, है ना। तो इसको देखो डेबिट कर दो सबको, जो भी रिटेनिंग पोर्शन है और जो बैंक अकाउंट मतलब जो कि आपको पैसे जो भी पैसे मिले हैं। जो बैलेंसिंग फिगर है वो पेंडल निकल जाएगा। नहीं, इस ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट लॉस हुआ तो इस यहाँ पे कितने क्या हुआ, हमें पेंडल क्रेडिट होता है, यहाँ पे मतलब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ इतने का। ये है, बाकी और कुछ है नहीं।